हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। पूरी आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, एग्रीकल्चर चैप्टर करने वाले हैं, क्लास 10th का ज्योग्राफी का। इससे पहले हम एग्रीकल्चर के बहुत सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझ चुके हैं। आप पिछले की वीडियो देखेंगे, जिन्होंने नहीं देखा उन्हें समझ में आ जाएगा कि हम एग्रीकल्चर का मीनिंग समझ चुके हैं, टाइप ऑफ फार्मिंग समझ चुके हैं, सीजनल क्रॉपिंग समझ चुके हैं। अलग अलग जो क्रॉप्स भारत के अंदर होते हैं उनकी क्लाइमेटिक कंडीशन की, क्या टेम्परेचर चाहिए होता है, क्या सॉइल चाहिए होता है, कितना रेनफॉल चाहिए होता है और कहाँ कहाँ पर कौन सी क्रॉप ग्रो होती है, वो हम समझ चुके हैं। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा था लैंड रिफॉर्म, कि 77 सालों में भारत ने आज़ादी से लेकर अब तक कौन कौन से रिफॉर्म्स करे हैं एग्रीकल्चर को इंक्रीज करने के लिए, लैंड्स को रिफॉर्म किया है। तो 1960s और 70s में अलग चेंजेस करे हैं, जिसमें मैंने आपको ग्रीन रेवोल्यूशन समझाया, ऑपरेशन फ्लड मैंने आपको समझाया, लैंड रिफॉर्म पॉलिसी समझाई अंडर 5 ईयर प्लान। उसके बाद मैंने आपको चेंजेस बताए 80s और 90s में गवर्नमेंट ने क्या क्या रिफॉर्म करे लैंड को लेके, एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, और अब हम करने वाले मॉडर्नाइज करने के लिए, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है। ठीक है, मॉडर्नाइज समझते हैं, नए कपड़े पहनाना। जैसे आपको लगता है कि मॉडर्न बनने का मतलब होता है नए कपड़े पहनना, नहीं नहीं। ठीक है, मॉडर्न वे ऑफ एग्रीकल्चर, कि मॉडर्नाइज करने के लिए और एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए अभी हाल फिलहाल में, प्रेजेंट में, मॉडर्न डेज में गवर्नमेंट ने क्या एफर्ट्स किए हैं। देखो जरा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड कंसंट्रेटेड एफर्ट्स टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर। खेती को मॉडर्नाइज करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है। ठीक है, देखिए क्या क्या किया है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्री, गवर्नमेंट ने इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR, ये ऑर्गेनाइजेशन है और ये पूरी कोशिश करती है, सजेशंस बनाती है, स्ट्रैटेजीज बनाती है कि ज्यादा से ज्यादा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो क्रॉप्स अच्छे से बूस्ट हो और इंक्रीज हो प्रोडक्शन। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ये काम करती है रिसर्च का। इसके अलावा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, वेटनरी सर्विसेज हैं, जो पशुओं के लिए सर्विसेज दी जाती हैं, जानवरों के लिए। ठीक है, और एनिमल ब्रीडिंग सेंटर हैं, पशुओं को पालने के लिए बहुत सारे जो गवर्नमेंट ने सेंटर बनाए हैं। तो ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए रिसर्च सेंटर बनाए हैं, प्लस यूनिवर्सिटीज बनाई हैं, जानवरों के लिए सेंटर बनाए हैं। और यूनिवर्सिटीज क्यों बनाई हैं, जैसे आप इंजीनियरिंग के लिए, डॉक्टरी के लिए क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं, तो सेम एज इट इज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में क्या होता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड टॉपिक्स पे एजुकेशन बच्चों को दी जाती है कि किस सीजन में कौन से क्रॉप्स अच्छे ग्रो करेंगे, कैसे, किस चीज का क्या उपयोग है, कौन सा वेदर कंडीशन ठीक है। तो वो सारी चीजें अगर समझ ली जाएं तो आप, और उसको अप्लाई कर दिया जाए एग्रीकल्चर लैंड पर, तो प्रोडक्शन घटेगा या बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। तो ये गवर्नमेंट के रीसेंट एफर्ट्स हैं और एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए। ठीक है, हॉर्टिकल्चर को डेवलप करा है, यानी ज्यादा से बड़ी मात्रा में आपके देश के अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल को ग्रो किया जाता है। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी एंड वेदर फोरकास्ट, पूरी नई नई रिसर्च कर रहे हैं कि वेदर कास्ट, इट मीन्स वेदर से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है फार्मर्स तक कैसे पहुंचाया जाए, रेडियो के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू। आज तो सोशल मीडिया बहुत वास्ट है कि अगर हम डे टू डे जो रेगुलर वेदर कंडीशन है फार्मर्स तक पहुंचाएंगे, क्रॉप्स की इंफॉर्मेशन देंगे कि कौन से ज्यादा बेनिफिशियल है, कि कमर्शियल क्रॉप ज्यादा ग्रो किया जाए या सीरियल क्रॉप्स को ग्रो किया जाए, किस मिट्टी पर कौन से क्रॉप्स को ग्रो करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम अगर हम फार्मर्स तक पहुंचाएंगे तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। किसके लिए, फार्मर्स के लिए। आई बात आपको समझ में कि दीज आर द रीसेंट एफर्ट्स डिड बाय गवर्नमेंट फॉर व्हाट, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। और क्या होता है, देखो लिखा भी है, इंप्रूविंग इंडियन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, हॉर्टिकल्चर को डेवलप किया गया है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज बनाई गई हैं, रिसर्च सेंटर बनाए हैं, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स बनाए गए हैं, वेदर फॉरकास्ट की वेदर से रिलेटेड और फार्म से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लोगों तक, फार्मर्स तक कैसे पहुंचाया जाए, तो उस चीज के ऊपर भी बहुत ज्यादा रिसर्च चलती है। ठीक है, हमारे देश में पूरी कोशिश की जा रही है। इम्प्रूविंग द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको पता है
कि गांव में कच्ची सड़कें होती हैं, कच्चे मकान होते हैं, और आप शहर को, गांव को आराम से बच्चे रिकॉग्नाइज कर लेंगे, ये गांव है, ये शहर है। और गांव और जो शहर होता है उसमें ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं, पक्की सड़कें होती हैं। तो अभी गवर्नमेंट पूरा ध्यान कर रही है, जो रूरल एरिया हैं, जो विलेजेस हैं, उनको क्या करा जा रहा है, वहां पर भी पक्की सड़कें बनाई जा रही हैं, वहां पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर को और जो पूरा ढांचा है गांव का उसको बदलने की कोशिश की जा रही है। बात समझ में आए? तो दीज आर द रीसेंट एफर्ट्स बाय गवर्नमेंट फॉर मॉडर्नाइजेशन एग्रीकल्चर और इम्प्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। आई बात आपको समझ में? बिल्कुल आ जानी चाहिए, छोटी सी बात है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अब आप देखो फूड सिक्योरिटी। देखो बेटा, आप कुछ भी कर लो, करप्शन, हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, सारे इशू हैं, सब प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रोटी। आपका पेट भरना जरूरी है, उसके बाद बाकी कोशिश होती है कि क्या क्या प्रॉब्लम लाइफ में है। तो दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ योर गवर्नमेंट टू क्रिएट फूड सिक्योरिटी फॉर ऑल पीपल इन अवर कंट्री। पूरे देश के लोगों का पेट भरा होना चाहिए, डजेंट मैटर कि आप गरीब हैं, कहाँ रहते हैं, और या आप रईस हैं, लेकिन सबसे पहले है आपका पेट। तो फूड सिक्योरिटी बहुत जरूरी है और गवर्नमेंट की पूरी जिम्मेदारी होती है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फूड सिक्योरिटी? आप 9th में फूड सिक्योरिटी चैप्टर में पढ़कर आए हैं कि फूड एक्सेसिबल, अफोर्डेबल फॉर ऑल। जब फूड सबकी पहुंच में हो, अफोर्डेबल हो, मान लो खाना है और आप दिल्ली के अंदर और गुजरात लेने जाना है, पहुंच जाएंगे आप, हर कोई पहुंच जाएगा। तो खाना लेने इतनी दूर थोड़ी जाओगे, तो एक्सेसिबल आपकी पहुंच में होना चाहिए, घर के पास। ठीक है। अफोर्डेबल कि अगर आपके जेब में 100 रुपए है और खाना आ रहा है 5,000 रुपए का एक टाइम का, कैसे खाओगे? तो अफोर्डेबल होना चाहिए, जितना आप कमा रहे हैं उस हिसाब से आप खाने को खरीद सकते हैं, फूड ग्रेन्स को ले सकते हैं और खा सकते हैं। बात समझ में आई? तो खाने को अफोर्डेबल बनाना, एक्सेसिबल बनाना, सबकी पहुंच में, और उसकी इतनी कीमत रखना कि लोग उसको खरीद कर खा सकें, कंज्यूम कर सकें, इट इज वेरी वेरी नेसेसरी। एंड दिस इज द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो। तो फूड सिक्योरिटी बनाना जरूरी है। कैसे गवर्नमेंट फूड सिक्योरिटी बनाती है, क्या काम करती है, जरा देखो, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से सुनना है। बफर स्टॉक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बफर स्टॉक? दिस इज द फर्स्ट मेजर स्टेप टू क्रिएट फूड सिक्योरिटी इन आवर इंडिया बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है? बफर स्टॉक बना देती है। क्या होता है बफर स्टॉक? गवर्नमेंट ऑन फिक्स प्राइस, प्री अनाउंस प्राइस, परचेज फूड ग्रेन फ्रॉम फार्मर्स। फार्मर से ना पहले ही सौदा कर लेते हैं कि जब आपकी फसल पक जाएगी तो हम आपको फिक्स प्राइस पे आपसे फसल ले लेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो वो होता है बफर स्टॉक, गवर्नमेंट उसको अपनी ग्रेनरीज में यानी गोदामों में रख लेती है। ठीक है। किसान से फिक्स प्राइस पे पहले से ही सारी उसकी फसलें खरीद ली। ठीक है। क्या करती है गवर्नमेंट? खा लेती है उसको पका के? नहीं, उसको क्या करती है? गरीबों के लिए स्टॉक रखा जाता है। जरा देखो कैसे। दूसरे स्टेप है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और हिंदी भाषा में समझ लो राशन शॉप। गवर्नमेंट क्या करती है? 4.5 लाख से ज्यादा राशन शॉप हैं, ठीक है, आपके पूरे कंट्री के अंदर गवर्नमेंट के। और वहां पर गवर्नमेंट ऑफिसर जो होते हैं, जो अपॉइंट होते हैं, वो सस्ते दामों पर, बिलो द पॉवर्टी लाइन के जो लोग होते हैं, गरीब जो लोग होते हैं, उनको सस्ते दामों पर खाने को प्रोवाइड कराते हैं। जैसे वीट है, राइस है, शुगर है, केरोसिन ऑयल है, ये सारी चीजें उनको दिया जाता है। बात समझ आ गई? तो एक गवर्नमेंट किसानों से प्री अनाउंस प्राइस पर, पहले ही फिक्स प्राइस पर उनसे उनकी फसल खरीद लेती है कि भाई ये समझौता हो गया, जब पक जाएगी तो हम ले लेंगे, और उसे इकट्ठा कर लेती है। ठीक है, गरीबों के लिए इकट्ठा कर लेते हैं, ये हो गया बफर स्टॉक। उसके बाद उसको बांटती कैसे है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और अलग अलग जगहों पर उनके राशन शॉप हैं गवर्नमेंट के, और वहां से गरीबों को खाना सस्ते दाम पर मिल जाता है। मार्केट प्राइस पे नहीं मिल जाता, देना पैसा पड़ता है, लेकिन जो आपको 100 रुपए का चावल है, 100 रुपए किलो, ठीक है, जो रईस लोग ले सकते हैं, गरीब तो नहीं ले पाएगा। ठीक है, जो डोमेस्टिक सर्वेंट है, लेबर है, तो उन्हें गवर्नमेंट 2 रुपए 3 रुपए फिक्स कर देती है प्राइस को, और उसी पर उन्हें वो खाना मिल जाता है। समझ में आ गया? तो आपको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको समझो। जैसे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट का डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन अलग है, ठीक है, और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट अलग है, उसी तरह खाने की सिक्योरिटी के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए जो डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी होती है प्रोक्यूर्स फूड ग्रेन फ्रॉम द फार्मर्स। The government announce minimum support price. The government use provide subsidies on the agriculture inputs such as
फर्टिलाइजर्स, पावर एंड वाटर। क्या करती है गवर्नमेंट कि एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। वो क्या करता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस कर देता है ये डिपार्टमेंट कि एनुअली इतने प्राइस पर सामान को जो फूड ग्रेन्स हैं वो मार्केट में बिकेंगी। बात समझ में आ गई। तो इससे क्या फायदा होता है कि जो फार्मर्स होते हैं ना वो श्योरिटी में रहते हैं कि भाई बार्गेनिंग नहीं होगी, लैंडलॉर्ड्स हैं या जो अलग ट्रेडर्स हैं वो सस्ते दाम पे उनकी फसल नहीं खरीद लेंगे। बात समझ में आ रही है आपको? गवर्नमेंट एनुअली अनाउंस कर देता है, ठीक है, भाई इतना तो फिक्स आपको आपकी फसल का जरूर प्राइस मिलेगा, ठीक है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय होता है, प्री अनाउंस प्राइस पहले से तय होता है। तो बफर स्टॉक गवर्नमेंट कर देती है, ठीक है, इकट्ठा करती है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये बफर स्टॉक तैयार करता है। इट मीन्स किसानों से उनकी फसल को लेकर इकट्ठा एक जगह गोदाम में इस अनाज को रख दिया जाता है। और उसका होता क्या है, उस अनाज को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू गरीबों में बांट देते हैं और बहुत ही कम रेट पे बांट देते हैं, ठीक है, मार्केट प्राइस से सस्ता होता है ये। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है कि गवर्नमेंट किसानों को सपोर्ट करने के लिए क्या करती है, वाटर पर, ठीक है, पावर पे और फर्टिलाइजर पे। पावर क्या, आपके शरीर की पावर नहीं, इलेक्ट्रिसिटी। ट्यूबवेल से पानी खेतों तक पहुंचाना है तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो इलेक्ट्रिसिटी पर, वाटर पर, फर्टिलाइजर्स पर, पेस्टिसाइड्स पर, इंसेक्टिसाइड्स पर गवर्नमेंट किसानों को सब्सिडी देती है। अब ये सब्सिडी क्या है, मान लो फर्टिलाइजर का जो एक पूरी बोरी है और वो 500 रुपए की रही है, तो गवर्नमेंट कहती है कि 250 किसान को पे करना है और 250 सब्सिडी उस पर पैसे कौन देगा, गवर्नमेंट देगा। तो किसान को बहुत हेल्प मिल जाती है। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, जैसे सिलेंडर पर आपको समझ में आ जाएगा, आजकल सिलेंडर पर जो घर में आप खाना बनाते हैं, किचन में सिलेंडर होते हैं, उस पर भी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है ना, इसी तरीके से, ठीक है। तो फूड सिक्योरिटी करने के लिए, पूरे भारत के लोगों तक खाना पहुंचाने के लिए रईस तो खरीद लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत पैसा है, लेकिन गरीबों का गवर्नमेंट ध्यान रखती है। बफर स्टॉक तैयार कर देती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू उसको बांट देती है और एफसीआई पूरी हरकत पर ध्यान रखता है। ये बफर स्टॉक तैयार करना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू उस अनाज को बंटवाना गरीबों में, इस सारी जिम्मेदारी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की होती है। इतनी बात आपको समझ में आई? बिल्कुल आ जानी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। लेकिन बेटा एक बात देखो, चाहे कोई भी इशू है, गवर्नमेंट ट्राई देयर बेस्ट, मेक अ डिफरेंट पॉलिसीज एंड इम्प्लीमेंट टू इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर और कोई भी सोल्यूशन। गवर्नमेंट पूरी कोशिश करती है कि नई नई स्कीम लेकर आती है और चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की। क्या समस्या ठीक हो जाती है? बेरोजगारी पर जमकर कोशिश होती है, बेरोजगारी चली गई। हेल्थ पर जमकर कोशिश होती है, पॉलिसी बनाई जाती है, क्या आपके देश के सारे लोग स्वस्थ हो गए? एजुकेशन पर जमकर पॉलिसी होती है और अरबों रुपए की पॉलिसी आ जाती है, क्या आपके सारे देश के लोग एजुकेटेड हो गए? तो अगर पॉलिसी बना रही है गवर्नमेंट, कोशिश कर रही है, बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन प्लस दुविधाएं, ऑब्स्टेकल खड़े रहते हैं। तो क्या प्रॉब्लम है कि फूड सिक्योरिटी गवर्नमेंट तो कर रही है, बफर स्टॉक भी बना दिया है और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी बना दिया है, सब्सिडी भी दे रही है गवर्नमेंट ना फार्मर्स को, वाटर पर, इलेक्ट्रिसिटी पर और फर्टिलाइजर पे। उसके बाद भी बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। देखें क्या प्रॉब्लम है, इस बात को आप समझो। ओवर द फर्टिलाइजर्स एंड वाटर, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने की वजह से जो सॉइल की अपनी क्षमता होती है, ताकत होती है पौधे को पैदा करने की, वो फर्टिलिटी सॉइल खो देती है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। भई हमारा मेन मुद्दा क्या था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना। हमने फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ कर लिए और अच्छी मात्रा में कर लिए, लेकिन जब ओवर केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ होते हैं, तो ज़मीन की जो नेचुरल फर्टिलिटी होती है, पैदा करने की क्षमता होती है, वो खराब हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, सॉइल खराब हो जाती है। तो इसको कैसे मेंटेन रखना है वो देखो। फिर फ्रेंड्स, फॉर द कल्टीवेशन ऑफ wheat and paddy crops have created the serious imbalance the cropping of पैटर्न। हमारे देश में ज्यादातर किसान गेहूं और चावल उगाना चाहते हैं, सीरियल हैं, खाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट बेटा बैलेंस होना चाहिए, कमर्शियल क्रॉप्स हैं, ठीक है, फॉडर क्रॉप्स हैं, प्लांटेशन हैं, तो आपको हर मेडिसिनल क्रॉप्स हैं, बहुत बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है। कुछ कुछ मेडिसिनल क्रॉप्स हैं जो ग्रो किए जाते हैं, बहुत महंगे होते हैं और एक तो उनकी कीमत बहुत अच्छी हो गई, प्लस वो बड़े बड़े ट्रीटमेंट में लाइक कैंसर तक के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। तो फार्मर्स क्या करते हैं, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि ज्यादातर जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, वो सारे लोग क्या करेंगे,
सीरियल्स को ही ग्रो करेंगे। तो इससे ना सेक्टर में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें इम्बैलेंस हो जाता है कि ज्यादातर किसान क्या ग्रो कर रहे हैं, गेहूं चावल उगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेशियो बराबर आना चाहिए कि आप ये सीरियल्स भी उगाओ, आप मोटे अनाज भी उगाओ, आप कमर्शियल क्रॉप्स भी उगाओ, आप प्लांटेशन भी ग्रो करो, प्लस आप मेडिसिनल क्रॉप्स भी ग्रो करो। जब एक रेशियो बना रहेगा तब एग्रीकल्चर में अच्छा प्रोडक्शन और इंक्रीज होगा, एग्रीकल्चर अच्छे तरीके से डेवलप होगा। बात समझ में आया ये सेक्टर? अगर आप एक ही तरीके के पैडी और चावल इसी को और ये गेहूं को ही उगाए जाएंगे तो जो बाकी क्रॉप्स हैं वो ग्रो होने के लिए उतनी जमीन बची नहीं, तो वो पिछड़ जाएंगे। समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल आ जाना चाहिए कि आपका जो प्रेफरेंस है किसानों का ये थोड़ा गड़बड़ आ जाता है और एग्रीकल्चर सेक्टर में पैटर्न पूरा बिगड़ जाता है, गेहूं चावल ज्यादा उगाया जाता है और बाकी जो क्रॉप्स हैं वो नहीं उगाए जाते हैं इतने ज्यादा। ठीक है। कैटेगराइज ऑफ द पॉपुलेशन अबव पॉवर्टी लाइन एंड बिलो द पॉवर्टी लाइन, ये बड़ा चक्कर है। गवर्नमेंट पूरी कोशिश करती है कि जो बफर स्टॉक तैयार कराया है, ठीक है, और फूड ग्रेन्स को इकट्ठा कराया ग्रेनरीज में, वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू सारे गरीब लोगों तक बटे। लेकिन करप्शन आपके देश में है और क्या होता है कि पैसे से या किसी भी तरीके से गलत तरीके से और जो बिलो पॉवर्टी राशन कार्ड होते हैं वो जिन्हें सच में मिलना चाहिए, जो गरीब लोग हैं जिनका हक है उन्हें नहीं मिलते, दूसरे लोग बनवा लेते हैं तो वो उसका बेनिफिट लेते हैं। ठीक है। तो इससे गड़बड़ा जाता है। तो कैटेगराइज करना बहुत मुश्किल है कि बिलो द पॉवर्टी लाइन कितने लोग हैं और अबव द पॉवर्टी लाइन कितने लोग हैं। बात समझ में आया? आ जाना चाहिए आपको, बहुत छोटी सी बात है। रिडक्शन इन द नेट शोन एरिया रिजल्टिंग द लेस प्रोडक्शन। अब इसका क्या करें? पॉपुलेशन बढ़ रही है तो आपको सड़क पे तो रहना नहीं है, जमीन चाहिए। तो जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको आप क्या कर रहे हैं? क्लीन कर रहे हैं और उस पर आप रहने के लिए घर बना रहे हैं। तो आपका नेट शोन एरिया जिसके ऊपर आप खेती करते हैं वो बढ़ा या घटा? बिल्कुल घटा। तो जैसे जैसे ये घटेगा आपके लिए और मुसीबत होगी। पॉपुलेशन बढ़ रही है भैया, जमीन ज्यादा चाहिए, प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए, और उस जमीन को आप रहने के लिए ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इससे एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाएं। आप कह रहे हैं इनपुट्स लगा देंगे हम मॉडर्न, आप HYV शीट कर लेंगे, ये कर लेंगे, जमीन ही नहीं होगी तो क्या सर पे उगाओगे? ये सबसे बड़ा चैलेंज है। सोच के देखो। सबको रहने के लिए पहले घर चाहिए, थोड़ा सा एडजस्ट करो, कईयों के 4-4 10-10 घर है। ऐसे मत करो यार। खेती के लिए जमीन चाहिए, खाओगे नहीं तो उन 10 घर का क्या करोगे? सोच के देखो। ठीक है। तो इच्छा आपकी, आपको कितने घर बनाने हैं, अच्छी बात है, 10 बनाओ, 50 बनाओ। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है, आपको समझ में आना चाहिए कि गवर्नमेंट पूरी कोशिश करती है फूड सिक्योरिटी करने की, लेकिन चैलेंजेस सामने खड़े रहते हैं। चाहे जो नेट शोन एरिया है जहां पर खेती की जाती है वो घट रहा है लगातार, प्लस ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है अबव द पॉवर्टी लाइन एंड बिलो द पॉवर्टी लाइन, कितने लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं जिन्हें बेनिफिट देना है और कितने ऊपर हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा इम्बैलेंसिंग है, ज्यादातर जो किसान हैं वो वीट और जो पैडी है चावल उसी को ग्रो कर रहे हैं, तो जो अदर क्रॉप्स हैं, जो बेनिफिशियल क्रॉप्स हैं, उनको वो नहीं ग्रो कर रहे हैं। ये भी बड़ी मुसीबत है उन्हें समझाना। तो ये चैलेंजेस हैं। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज हमने फूड सिक्योरिटी को पढ़ा कि कैसे हमारे देश में फूड सिक्योरिटी की जाती है हमारे लिए, कि खाना डरने वाली बात नहीं है, गवर्नमेंट है, फूड सिक्योरिटी आपके लिए कर रही है। ठीक है। प्लस चैलेंजेस भी हैं साथ में, कि कुछ चैलेंजेस हैं जो फूड सिक्योरिटी के सामने खड़े हो जाते हैं, प्रॉब्लम है वो भी, वो मैंने आपको समझा दिया। मैंने आपको साइंटिफिक मेथड बताया कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रही है, ज्यादा से ज्यादा बूस्ट करने की कोशिश कर रही है। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे हम इसको और छोटा सा पोर्शन रह गया है, ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट रह गए हैं, और हमें और सजेशन देखने हैं कि एग्रीकल्चर को और कैसे बढ़ाया जा सकता है और क्या इसमें परेशानी है। ठीक है। और तब तक मेरे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप पढ़ते रहो, खुश रहो, मस्त रहो और व्यस्त तो बहुत ज्यादा रहो। ठीक है।